इस अवसर पर अभिभाषण के माध्यम से रखी जाती हैं और एक दिशा, एक दृष्टि न केवल सरकार के लिए बल्कि प्रदेश के लिए सदन में हुई चर्चा परिचर्चा के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं इसके लिए श्री राज्यपाल जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन सभी माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बन करके इस चर्चा में भाग लिया या इस चर्चा में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति रही है, कुछ माननीय सदस्य वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन महोदय, जो परिपाटी अच्छी चीजों की बनती है और मैं विनम्र आग्रह करूंगा अपने विपक्ष के मित्रों को, खासतौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण अक्सर भटक जाते हैं। अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। राज्यपाल जी अभिभाषण करने के लिए आए थे। राज्यपाल या राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है। अगर अपने संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुना गया सदन नहीं करेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने स्वयं एक गंभीर संकट खड़ा होगा। इसलिए संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुने गए जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मामले में हम लोग चूक करते हैं। परिपाटी अच्छी होनी चाहिए, परिपाटी अच्छी, जैसे इस विधान सभा ने पिछली चर्चाओं में 2019 में 2020 में हम लोग उस प्रकार की किसी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए वैश्विक महामारी कोरोना के कारण। लेकिन 2019 में इस मामले में काफी अच्छे काम हुए थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की डिबेट, देश का पहला कोई लोकतांत्रिक मंच था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा की और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस सभी गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यानी आप देखेंगे जो चर्चा इस विधानमंडल में हो रही थी कोविड के दौरान, उस चर्चा ने हमें एक बल दिया उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। या फिर अन्य मुद्दों पर भी यहां पर संविधान दिवस के अवसर पर भी 26 नवंबर 2019 को इस सदन ने बैठ करके एक चर्चा की थी। हम फंडामेंटल राइट की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, इस पे भी क्या सदन चर्चा करेगा। और पहली बार किसी सदन में अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर भी चर्चा हुई थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय सदस्यों ने, सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को भी रखा था और साथ साथ अपने उन दायित्वों का बोध भी करते हुए समाज के सामने एक बहुत पॉजिटिव संदेश भी दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बिल पर भी एक स्पेशल सेशन बैठा था और तब भी सदन में चर्चा हुई थी। हमने टालने की रणनीति नहीं अपनाई। एक चर्चा जिसके लिए विधायिका का मंच बना हुआ है, उसका बेहतर उपयोग। और राज्यपाल भी जब आती हैं तो श्री राज्यपाल का सम्मान करना सत्ता पक्ष विपक्ष इस सबका सामूहिक दायित्व है। राज्यपाल पार्टी का नहीं, प्रदेश का है। और प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के प्रति सम्मान का भाव होना, उसी प्रकार से जैसे संवैधानिक प्रतीकों के प्रति हम लोग सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं,
विधायिका के मंच पर राष्ट्रपति जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए, न्यायपालिका के प्रति कोई भी विपरीत और प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हो सकती है, नहीं करनी चाहिए। परिपाटी तो ये है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस प्रकार का आचरण देखने को मिल रहा, वास्तव में वह पीड़ादायक है, चिंताजनक है। और मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे महोदय इस बात पर अवश्य चिंता होती है कभी कभी कि वास्तव में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें अपने सदन को इस बारे में तैयार करना होगा। क्यों जनता के मन में एक जनप्रतिनिधि की छवि इतनी सेवा करता है, दिन रात कार्य करता है, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनता है, लेकिन उस सब के बावजूद जो विश्वास का प्रतीक उसे बनना चाहिए नहीं बन पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ही एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को भ्रष्ट और बेईमान बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाते हैं और उस प्रकार के वक्तव्यों को देते हैं, और उसका परिणाम है कि जहां कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि जाता है, मुझे याद है आज से लगभग 18 साल पहले की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक बैठक हम लोगों की चल रही थी। उस समय एक माननीय सांसद आए दौड़े दौड़े, और उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, साहब हम लोगों को लेट हो गया, ट्रेन में हम लोग चल रहे थे, तब तक एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, साहब मैं फलानी पार्टी का नेता हूं। कहा, नेता शब्द सुनते ही पब्लिक उस पर टूट पड़ी, पब्लिक उसको मारने लग गई, बड़ा विवाद हुआ है, किसी प्रकार से बचा करके हम लोग लेकर के आए हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये क्षरण क्यों हुआ है? कोई बात तो होगी। और महोदय, मैं उस आचरण के लिए कृपया कोई इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, लेकिन मुझे अज्ञेय की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी मुझे वे पंक्तियां जब अज्ञेय की याद आई, अज्ञेय एक यथार्थवादी चिंतक थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था, या राज्यपाल जी के बारे में यहां पे टिप्पणी करना ये संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था। ये वास्तव में हम विधायिका को अब एक अविश्वसनीयता के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक हमें संदेह की नजरों से इसलिए देखती है क्योंकि हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके दायरे में आ जाता है। फोटो तो सबका आ जाता है उसमें। भाई हम बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश, आखिर यहां पे हम लोग एक तरफ मांग करते हैं कि सारी जितनी भी व्यवस्था हो इसका लाइव हो, लेकिन उसके बाद हमारे भाषण क्या होते हैं कि राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या? ये राज्य आपका नहीं है क्या? ये राज्य के प्रति क्या केवल किसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज क्या देते हैं, संदेश क्या देते हैं? और वही स्थिति थी, वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। राज्यपाल महोदया एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा महिला। अगर आप इसको परिपाटी मान लेते कि भाई संवैधानिक प्रमुख का हमें सम्मान करना है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वह नहीं होता
तो कम से कम महिला के नाते तो सम्मान कर लेते, तब भी नहीं किया। एक नई परिपाटी बन गई है। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई, और मैं सही बता रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी सुनते होंगे। मैं एक कार्यक्रम में गया था। आप जानते हो कि मैं फील्ड में कहीं जाता हूं तो कुछ चीजें कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल तो नहीं खुले, तो मैं अक्सर जाता हूं तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जाऊं, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत लगभग 93,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प से उसकी आमूलचूल परिवर्तन और बुनियादी सुविधाओं से अच्छा दी। मेरा अकेले योगदान नहीं, इस पूरे सदन के हर सदस्य का उसमें योगदान है, हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उसमें योगदान है। कुछ लोगों ने विद्यालय अडॉप्ट किए, कुछ लोगों ने अन्य तरीके से वहां पर उसमें योगदान किया, और उसके बाद ये सब परिवर्तन हुआ, बच्चों की संख्या बढ़ी। मैं जाता हूं, अक्सर जाता हूं, उसी में आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, उसी में कुछ लोग अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम रख लेते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा, 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2-2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। लेकिन कम से कम आप तो वास्तव में उस यथार्थवादी परंपरा के बहुत सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं, जिसने समाजवादी आंदोलन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उस अभियान को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। बलिया की धरती उसके लिए जानी जाती है, और आपको कम से कम इसको परहेज करना चाहिए इस प्रकार की चीजों से। बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं उनकी सोच है, और इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता है। लेकिन अध्यक्ष जी, यहां पर हम लोगों ने राज्यपाल जी के भाषण को यहां पर फिर भी कोविड के प्रबंधन के दौरान उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 48 सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाया है। और माननीय राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया है या अपने तरीके से इस चर्चा में भागीदारी की है। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। कई मुद्दे आए हैं, नेता प्रतिपक्ष तो बोलते हैं तो फिर उनकी अपनी एक वो होती है, बलिया यहां से सीधे नहीं जाना चाहते,
और बलिया का रास्ता भी अपनाते हैं कि यहाँ से आगरा, आगरा से फिर जयपुर, जयपुर से घूम करके आएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर वो वाराणसी, वाराणसी से फिर हैं, और फिर बिहार, पटना, पटना होकर के फिर आते हैं। उनका सीधा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता तो यहाँ से वो गोरखपुर होते हुए जा सकते थे, यहाँ से मऊ होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। पता नहीं बीच में अयोध्या जाने में डर लगता होगा। लेकिन सीधे नहीं जाते, तो स्वाभाविक रूप से जब सीधे चलेंगे नहीं तो सीधे बोलने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। और उस प्रकार की चीज में देख करके बहुत चीजों को, मैं कल यहां पे जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने सही बोली। जैसे अस्वस्थ हुए तो भाई हमारा दायित्व तो बनता था, भाई एक तो बुजुर्ग हैं, दूसरा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हमारी विरासत का पार्ट है, तो इसलिए उनको हमें सम्मान देना था। तो हम लोगों को चिंता हुई, मैंने स्वयं भी फोन किया था, मैंने खन्ना जी से भी कहा, खन्ना जी ने कहा कि नहीं मैंने बातचीत कर ली है। मैंने कहा भी देखो हालचाल लेते रहिए, और जो भी माननीय सदस्य या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, बीमारी है, कोई जबरदस्ती बीमारी को पकड़ के लेके आया नहीं, लेकिन हम हालचाल जरूर लेते रहें, पूछें, कहीं कोई ऐसी बात न होने पाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि वीवीआईपी होना भी अपने आप में एक हो जाता है, लोग ट्रीटमेंट करने में संकोच करते हैं, डरते हैं। तो हमने कहा बराबर एक संवाद होना चाहिए, एक तय करो कि भाई क्या उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल अपनाया है, सब चीजों को देख करके। और उन्होंने इस चीज को यहाँ पे व्यक्त भी किया कि हाँ उनका उपचार हुआ, उसके बाद, क्योंकि हमारे लिए चिंता का विषय था, सामान्यतः कोविड का पेशेंट 12 दिन 14 दिन के अंदर वापस आ जा रहा था, और उनको उम्र के नाते 42 दिन लगे। और इसलिए जब बोलते हैं तो मैंने उनसे पहले दिन ही कहा था दलीय नेताओं की बैठक में, मैंने कहा अगर आप कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो उसको गलत अर्थों में न ले लें, लेकिन मैंने फिर भी उनके ऊपर सौंपा था कि नहीं, जो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप करना चाहेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं तो उससे ऊर्जा तो निकलती ही है, व्यक्ति की ऊर्जा एग्जॉस्ट होती है। और फिर नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो अपने मलयाटी भाषा में जब बोलते हैं तो अपनी एक निराली भाषा होती है, तो वह एक अजीब सा होता है। लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे हैं महोदय, उसी पर हम लोग आने का प्रयास करेंगे, और खासतौर पर कोरोना के बारे में इस सदन का हर माननीय सदस्य इसके बारे में चिंतित रहा है, कोविड प्रबंधन में सहभागी रहा है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसने इसमें सहयोग किया। और मैं सबसे पहले इस पूरे सदन का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जब हमारे पास पैसे की कमी पड़ी तो हर एक सदस्य ने स्वेच्छा से सहभागी बनकर के उसमें योगदान दिया, अपने पास से, अपनी निधि से। और जब सरकार ने कहा कि हर एक माननीय सदस्य अपने वेतन से भी कटौती करेगा, मंत्रीगण अपने वेतन से कटौती करेंगे और अपनी निधि से भी कटौती करेंगे या निधि को सरेंडर करेंगे, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सब ने कहा कि प्रदेश को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये भाव है हमारा, हम अपने लिए नहीं जिएंगे, इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए हमें कार्य करना है। और कोविड प्रबंधन का कार्य वहां से प्रारंभ हुआ हमारा, आपने देखा होगा किसी चीज की कमी नहीं होने दी, किसी चीज की। आप देखेंगे पहला जब पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में, टेस्टिंग की क्षमता हमारे पास उस समय केवल 0 थी। हमने 70 जन दिल्ली मरीज को भेजा था। हमने फिर यहां पे टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी प्रारंभ की। पहली लैब हमारी केजीएमयू में प्रारंभ की 60 टेस्ट से, और 60 से हम बढ़ा करके उसको कहां तक लेके गए, 2 लाख प्रतिदिन करके लेके गए। 3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हम लोग कर चुके हैं। कोविड-19 के 3 करोड़ से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न हो चुके हैं, और ये देश के अंदर सर्वाधिक है,
सबसे ज्यादा है। आज भी सबसे अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। 1.25 लाख से 1.5 लाख टेस्ट आज भी हमारी निरंतर चल रहे हैं। फोकस टेस्टिंग लगातार चल रहे हैं। एक प्रक्रिया कैसे कार्य होना है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होता। मुझे याद है जब कोविड प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी फोन आया। कहा योगी जी कोविड आ चुका है, अब तो बहुत कठिन हो गया है, हम चिंतित हैं यूपी से, यूपी कैसे बचेगा, इतनी घनी आबादी का प्रदेश। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, हम लोग मिलकर के यहां पे अच्छा कार्य करेंगे। हम लोगों ने उस दौरान ही पहले ही अपनी मंत्रिपरिषद की एक कमेटी बना दी, मंत्रियों का एक समूह बना दिया, अलग अलग समूह को अलग अलग काम सौंपे गए, वे वहां से अपने सुझाव देते थे। फिर टीम 11 का गठन हम लोगों ने किया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की एक टीम। प्रतिदिन नियमित रूप से हम इसकी बैठक करते थे और नियमित रूप से बैठक करते हुए ये बैठक का सिलसिला आज भी हमारा निरंतर चल रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में अब हम लोग इस समय केवल एक्टिव केस केवल 2000 तक बचे हैं। हॉस्पिटल में संख्या ये 500 से भी कम है, मेडिकल कॉलेजेस में उससे भी कम संख्या है। रिकवरी रेट देश के अंदर सबसे अच्छी है। मौत के आंकड़े, मौत एक भी बुरी होती है, लेकिन अगर मौत के आंकड़े आप देखेंगे तो मैंने पिछली बार दिल्ली का उदाहरण आपके सामने दिया था। अमेरिका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं ठहरता। लेकिन उस सबके बावजूद हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में कोविड-19 की इस लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। हमने भारत सरकार से जो मांग की, भारत सरकार हमें देती रही, एक एक उसमें सहयोग करती रही और अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री अपने स्तर पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे। प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से कार्य करते थे। सबकी समीक्षा, ये सच था कि मैं स्वयं करता था, लेकिन हर एक पूरी जवाबदेही के साथ काम करता था। कोविड-19 के दौरान भी हमारी बैठकों का सिलसिला नहीं समाप्त हुआ, विजिट का वो सिलसिला समाप्त नहीं हुआ, निरंतर कार्य करते रहे, निरंतर चलते रहे और उसका परिणाम था कि WHO, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना करनी पड़ी। कोरोना प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनके दिए गए योगदान का सम्मान है। उन सभी दानदाताओं का जिन्होंने कोविड प्रबंधन में अपना योगदान किया, सदन के मान्य सदस्यों ने किया, तमाम व्यापारिक संगठनों ने, औद्योगिक संगठनों ने भी किया, सामान्य नागरिकों ने भी किया। कोविड के दौरान एक लखनऊ की एक ऐसी वृद्ध महिला मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि मैं कोविड को दान देने के लिए आना चाहती हूं। उम्र ज्यादा थी, हाई रिस्क कैटेगरी में होने के नाते मैंने उनको 2-3 बार मना किया। मैंने कहा नहीं आप मत आइए और जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आप दान दे देना। कहा नहीं मुझे तो देना है। मैंने एक दिन एक स्पेशल व्यवस्था उनके लिए की, वो आई मिलने के लिए। अब आश्चर्य करेंगे, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास एक मकान है और मेरे जीवन भर की ये पूंजी है, पूरी जीवन भर की पूंजी को और मकान को, उसने कहा साहब मैं एक कोरोना के उपचार के लिए दान देना चाहती हूं। तो मैंने कहा माता जी आप पैसा तो दे दीजिए लेकिन मकान अपने पास रखिए, मकान लेके सरकार क्या करेगी। उसने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं आप उस मकान पे आप ही रहिए, मकान आप ही के नाम पे रहेगा। पूरी पूंजी उन्होंने अपने इस प्रबंधन के लिए दी। ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने हमें दिया, जिसका परिणाम था हमने 0 से लेके 2 लाख तक टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, एम्बुलेंसेस नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। 36 जिले ऐसे थे जहां पे कोई वेंटिलेटर नहीं था। हमारे पास कोविड के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड्स की कमी थी, हम उसको बढ़ाते बढ़ाते 1.5 लाख तक लेके गए।
1.5 लाख बेड कोविड हॉस्पिटल में, हर जिले में वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए, HFNC उपलब्ध कराई गई। यहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि पीपी किट का घोटाला हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर और यानी उसको लेकर के भी उंगली उठाने का प्रयास हुआ। महोदय, मुझे लगता है कि एक आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन एक पाप होगा जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और तब कोई व्यक्ति बोले पीपी किट की अधिकतर सप्लाई ये भारत सरकार की संस्था ने किया HLL ने, और यहां पे हम उनकी गुणवत्ता की जांच करवाते थे। इसमें इसकी गुणवत्ता की जांच होती थी, गुणवत्ता की जांच करने के बाद तब हम उसको हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाते थे। और इसमें भी हम लोगों ने तमाम संस्थाओं को जोड़ा था कि ऐसा ना हो कि हमारा जो डॉक्टर है या जो हमारा हेल्थ वर्कर है, अगर हम घटिया पीपी किट देंगे तो वह एक कोरोना कैरियर का काम कर लेगा। और इसके लिए हम लोगों ने इसको बहुत सख्ती के साथ रोका कि नहीं, हम हर एक स्तर पर इसकी जांच करेंगे, और जांच करवाने के बाद ही फिर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसमें अलग अलग संस्थाओं से हम लोगों ने इसकी जांच कराई। खासतौर पर यहां पर जो हमारी जांच करने वाली संस्थाएं थी, इसमें हमने SCPGI को भी, IIT कानपुर को भी इसके साथ जोड़ा था, KGMU के विशेषज्ञों को भी इसके साथ जोड़ा था, और इसके साथ ही हम लोगों ने जो भी यहां पर प्रदेश के अंदर इसके बारे में अन्य जो कार्य होने थे, उन सभी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एक पीपी किट की जांच, पल्स ऑक्सीमीटर या फिर अन्य जिस भी प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग होना था, इन सभी चीजों की हर एक स्तर पर जांच होती थी। लेकिन हमें एक चीज और देखना पड़ेगा, यहां पे दिल्ली में शासन करने वाले राजनीतिक दल के भी एक व्यक्ति ने आकर के यहां पर यह आरोप लगाया था कि पल्स ऑक्सीमीटर में किसी एक जनपद में घोटाला हुआ है। हम लोगों ने जांच कराई। महोदय, पल्स ऑक्सीमीटर या फिर इससे संबंधित जो थर्मामीटर थे या पीपी किट थी, पीपी किट की पहले जब कोरोना आया था उस समय कीमत क्या थी? 5,000 से लेकर 15,000 तक। और यही पीपी किट जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उत्पादन करना प्रारंभ किया, लगभग 200 से अधिक यूनिट हम लोगों ने इसके लिए तैयार की, तो यही पीपी किट हमें 250 रुपए से लेकर 500 रुपए में भी पड़ने लगी। ये मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई का नियम भी है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम ज्यादा होगा, लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम होगा तो दाम अपने आप कम होगा। और यही चीज इन सभी चीजों के साथ भी जुड़ी रही। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाए, उन्होंने यहां के रेट को कोड किया था कि 1800 से लेकर के 4900 रुपये में, यानी 4900 में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदे गए। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाए थे। दिल्ली के रेट क्या थे? 10,000 से लेकर के 50,000। ये दिल्ली सरकार ने खरीदे हैं। और उनको जब बताया गया कि एक मीडिया के एक जो है प्रतिनिधि ने उनको पूछा कि भाई आप तो यूपी के बारे में कहते हैं घोटाला, लेकिन ये दिल्ली में क्या हुआ है, ये दिल्ली में क्या कर रहे हो तुम? आपने देखा होगा उसके बाद से कभी उनकी जुबान दूसरी बार खुली नहीं है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे जीवन भर किया है तो वैसे तो व्यक्ति बोलेगा। और वही उनके द्वारा यहां पर व्यक्त किया गया। पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी टीम ने काम किया है, एक टीम वर्क हुआ है, और कोरोना प्रबंधन के अंदर वह सभी कार्य हर एक स्तर पर देखने को मिला है। ये जितना कार्य कर पाए हैं
केवल सरकारी पैसा इसमें नहीं लगा, हमारी लैब्स वगैरह बनाने में सरकार के पास से पैसा बहुत कम लगा। ये पैसा हमें सीएसआर से जो पैसा मिला, जनप्रतिनिधियों ने जो पैसा दिया, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने जो पैसा दिया, उससे मिले हुए पैसे से हमने लैब्स बनाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, भारत सरकार ने सहयोग किया। उसका परिणाम था कोरोना प्रबंधन को। और उस दौरान जो चीजें आई, मंत्री परिषद की कमेटी, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो रिकमेंड किए थे श्रमिकों के लिए, पहले अनुमान नहीं था लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, हम मानते थे 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, पलायन होगी इतनी बड़ी संख्या में, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। प्रदेश के हमारे बच्चे अन्य जगहों पर हैं, उनके सामने संकट आएगा, ये कोई भय नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिस राज्य ने श्रमिकों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, कुली पल्लेदार के लिए, रिक्शा चालक के लिए, रिक्शा चलाने वाले जितने भी रिक्शा चालक हैं, इन लोगों के लिए भरण पोषण की भत्ता की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उनको ऑनलाइन देना भी प्रारंभ किया। देखिए नेता प्रतिपक्ष जी, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि आप कितना उसको भरण पोषण भत्ता दे रहे हैं, महत्वपूर्ण राशि की नहीं होती है। टोकते को तिनका का सहारा है। आप बेसिक शिक्षा के मंत्री रहे हैं और आपने कहावत सुनी होगी, उसके लिए राशि नया जीवन देने वाली राशि थी। और यह पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने देना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश ने पहला राहत पैकेज घोषित किया। संगठित क्षेत्र के मजदूर थे, जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे, उन्हें 2-2 बार ये पैसा दिया गया। और असंगठित क्षेत्र के जो लेबर थे, जो उत्तर प्रदेश में आए थे, उन्हें 1 बार दिया गया। लेकिन साथ साथ राशन किट भी उपलब्ध कराया गया। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई कि राशन कार्ड आज बनेगा तो 2 महीने तक इसको पहले जांच होगी कि 2 महीने तक वो व्यक्ति वहां रह रहा है कि नहीं रह रहा है, और जब रहेगा तब उसके बाद राशन मिलेगा। नहीं, आज आया है, अगर आज उसको राशन किट मिल गया है तो राशन किट के साथ ही उसे राशन कार्ड भी मिलेगा, राशन कार्ड के साथ ही उसे राशन मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। महीने में 2-2 बार राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत भी और उत्तर प्रदेश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से भी मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था प्रदेश ने की, और एक स्तर पर की। मेरे पास पूरे डाटा है, एक एक को बताऊंगा कितने लोगों को कहां पर क्या दिया गया। ये कोई हम लोगों ने अपने पास से नहीं दिया, जनता का पैसा है, जनता के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके संकट के समय में उन्हें उपलब्ध कराने के लिए इस राशि का उपयोग किया गया। हर एक स्तर पर कोटा में फंसे हुए छात्र, प्रदेश के ही थे, 12,000 छात्र थे। बहुत सारी जगह विरोध हो रहा था, नहीं लाना है, नहीं लाना है। हमने राजस्थान सरकार से भी अनुरोध किया था कि हमें अपना वाहन उपलब्ध करवा दीजिए। उत्तर प्रदेश का आप लोग उन बच्चों को आगरा तक और झांसी तक पहुंचवा दीजिए, वहां से हम अपने वाहन से ले लेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास साधन नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। हमने कहा फिर हमें परमिशन दे दीजिए। और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बसेस से मैं अभिनंदन करूंगा उन चालकों, परिचालकों, होमगार्ड के जवानों का। जब हर व्यक्ति कोरोना से डर रहा था, भाग रहा था, उन स्थितियों में वे साहस के साथ उन लोगों को लेकर के आने के लिए कोटा जाती है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें। कोटा से उन्हें सुरक्षित लेकर के उनके घरों तक पहुंचाती है। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड के बच्चों को, मध्य प्रदेश के बच्चों को और उत्तर प्रदेश में रह रहे हरियाणा के बच्चों को भी हम लोगों ने उन
के माध्यम से पहुंचाने का कार्य था, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से पहुंचाने का काम किया था। प्रयागराज में 14,000 बच्चे थे, उनको भी हम लोगों ने सुरक्षित पहुंचाने का काम किया, घर तक पहुंचाने का काम किया, हर एक व्यक्ति को पहुंचाने को। जहां पे जिसने राहत की मांग की, पूरी मशीनरी थी, लगी हुई थी, हर एक स्तर पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कोई कल्पना करता है? कभी जाकर के देखो, राहत आयुक्त कार्यालय में स्क्रीन लगी है, एक एक जिले की स्क्रीन, जैसे स्क्रीन सामने लगी ऐसी बड़ी सी, इससे भी डबल स्क्रीन है। हर एक जिले के अंदर कहां पे किचन में क्या हो रहा है, लखनऊ में बैठे बैठे हम लोग देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए कम्युनिटी किचन के माध्यम से करोड़ों फूड पैकेट पूरे कोरोना कालखंड के अंदर वितरित करने का कार्य किया गया। वितरण निरंतर होता रहा, डोर स्टेप डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान ये करवाने का कार्य हुआ। यानी हर एक स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। हर एक स्तर पर स्वच्छता कर्मी अपना काम करते थे, सफाई कर्मी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य कर्मी अपना कार्य करते थे, परिवहन निगम की बसेस के माध्यम से सुरक्षित उन्हें पहुंचाने का काम होता था, पुलिस कर्मी अपना काम करते थे। पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया। जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, कौन करेगा डोर स्टेप डिलीवरी? पीआरबी 112 ने किया। घर घर तक खाद्यान्न पहुंचाना, दवा पहुंचाना, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने का काम पुलिस कर्मियों ने किया, पुलिस की पीआरबी 112 ने किया। ये सभी कार्य हुए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हुए। निरंतर मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता था, सुबह शाम समीक्षा करता था। ये कार्यक्रम निरंतर कर किए गए, हर व्यक्ति अपने स्तर पर लगा था और हर एक स्तर पर यह भाव था कि प्रदेश को बचाना है, हर हाल में बचाना है। और ये जो भाव था उसका परिणाम था कि कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी रहा, बेहतर परिणाम देने में सफल रहा। 40 लाख माइग्रेंट लेबर के बारे में कोई सोच सकता है? 40 लाख तो उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश से गए थे लगभग 1 करोड़, जो 40 लाख यूपी के थे, 60 लाख अन्य राज्यों के थे। बिहार का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश से उतर के गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए जितने लोग थे सभी उत्तर प्रदेश से होते हुए गए। और कहीं और जगह उसको भोजन मिला हो ना मिला हो, मैं नहीं कह सकता, ये तो वे लोग स्वयं व्यक्त करते हैं। उन राज्यों में जब कभी उनसे पूछो तो वो स्वयं इस बात को कहता है कि साहब हमें भोजन कहीं मिला तो उत्तर प्रदेश में मिला है। और उत्तर प्रदेश में केवल हमने सरकारी उससे दिया हुआ ऐसा नहीं है। आप में से ज्यादातर जनप्रतिनिधि ने अलग अलग जगह लंगर लगाए थे। कहीं पे शासन की कम्युनिटी किचन था, कहीं पे स्वयंसेवी संगठनों ने लगाया था, कहीं पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से कार्यक्रम बनाए थे। और जो भी आता था भोजन, पेयजल, फिर उसके लिए पैर में चप्पल नहीं तो चप्पल, और जो भी उसको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी थी उसको उपलब्ध उत्तर प्रदेश में होता था। अन्य जगह यानी लॉकडाउन प्रारंभ होते दिल्ली के अंदर क्या हो गया था हर व्यक्ति जानता है। यूपी बिहार के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे, जबरदस्ती उन्हें बाहर करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं आने दें। मैंने कहा ये तो हमारी ऊर्जा है भाई, ये हमारे लोग हैं और हम इन्हें सुरक्षा देंगे, हमें जो भी करना होगा। और महोदय ये 40 लाख माइग्रेंट लेबर, और मुझे प्रसन्नता है इस बार बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है। बजट में हम चर्चा करेंगे। और संगठित क्षेत्र के लोगों उनको भी भरण पोषण भत्ता भी दिया गया, 15 दिन का राशन किट भी दिया गया। और 15 दिन के राशन किट के साथ ही हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड यानी नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत राशन कार्ड को उत्तर प्रदेश का मजदूर अगर कहीं भी देश के अंदर है
अगर उसके पास राशन कार्ड है उत्तर प्रदेश का, तो उस राशन कार्ड से उस देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उसके तहत भी ये सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अपने सभी लोगों को देना प्रारंभ किया है, और बजट में तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिल ही चुकी है। मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मजदूर, संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, दुर्भाग्य से हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस प्रकार की आपदा कभी आए, लेकिन फिर भी आपदा किसी के नियंत्रण में नहीं होती है, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी मजदूर जिसको हम रजिस्टर्ड करेंगे, वो देश या दुनिया में कहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा भी हम उसको देंगे और स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यानी ये चीजें पहले भी हो सकती थी, पहले भी हो सकती थी, और कोविड प्रबंधन एक नया अनुभव था हमारे सामने। कोविड प्रबंधन बेहतरीन तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। महोदय, कोविड प्रबंधन का जो कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है, ये इसके बारे में भी जो चीजें की गई, मैं इस बारे में कह सकता हूं कि वो ठीक है, समाचार पत्रों में छपने के लिए, मीडिया में छपने के लिए, मीडिया की सुर्खियों को बनाए रखने के लिए आप किसी पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा और अनर्थ होगा अगर हम लोग इस मामले में कोई गलत टिप्पणी करके इस बारे में चर्चा करें कि पल्स ऑक्सीमीटर या किसी पीपीई किट को लेकर के या किसी अन्य लॉजिस्टिक को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई अन्य बातें आती हैं, मुझे लगता है कि ये चीजें क्योंकि चाहे वह पीपीई किट हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजर में तो गन्ना विभाग ने सैनिटाइजर आप यानी शुरुआत में जो 100 ml का सैनिटाइजर था 500 रुपए तक पहुंच गया था, 600 रुपया तक पहुंच रहा था, और बाद में गन्ना विभाग ने सभी डिस्टिलरीज में, सभी चीनी मिलों को इस बारे में कहा कि नहीं, वहां पे सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में बनाया जाए, और सैनिटाइजर इतना बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश ने 27 राज्यों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया, 27 राज्यों को। पीपीई किट की जो बात, जहां तक बात है महोदय, इसमें हम लोगों ने जो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत जो प्रयोगशालाएं हैं, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, मुरादनगर, निट्रा गाजियाबाद एवं सिट्रा कोयम्बटूर से इसकी निरंतर जांच कराई गई, और जांच कराने के बाद ही उस पीपीई किट को या ग्लव्स को, मास्क को, उसी को हम लोगों ने फिर उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध करवाया। और इसमें ज्यादातर जो पीपीई किट थी, ये पहले चरण में तो ये HLL के द्वारा ही उपलब्ध करवाई गई, भारत सरकार के द्वारा ही मुफ्त कराई जाती रही, बाद में मेडिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी ये टेंडरिंग के माध्यम से ये सारी चीजें खरीदी गई। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश न भ्रष्टाचार की थी, न किसी प्रकार की गुंजाइश है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक ग्राम पंचायत को, जब बड़े पैमाने पे लोग आने लग गए, प्रवासी कामगार और श्रमिक आने लग गए, तो उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए भी हम लोगों ने जांच की व्यवस्था के लिए हर ग्राम पंचायत से कहा गया कि आप पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर या अन्य जो भी आवश्यक चीजें हैं, इनको आप अपने स्तर पर वहां पर गांव में खरीदिए, क्योंकि इतने लार्ज स्केल में मिल नहीं सकता है, मिल नहीं पाएगा, हमें तत्काल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहां पे स्थानीय स्तर पर एक तो उनको उपकरण खरीदने थे, और ग्राम पंचायत निधि से उन्होंने खरीदी थी। जहां पे सामूहिक रूप से ला सकते थे, उन्होंने सामूहिक रूप से भी उसको मंगाया, जिला प्रशासन ने मंगाया होगा, लेकिन रेट जो भी थे वो अगर आप देखेंगे तो मैंने जो बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर आपको 1100 का भी मिल सकता है और 50,000 का भी उसकी कीमत है। वो तो आप जिस चीज को जिस प्रकार की चाहेंगे, मोबाइल फोन के आपका स्मार्टफोन 2000 रुपए का भी है और 2 लाख रुपए का भी है, आप जिसको पसंद करेंगे,
जो आपकी क्षमता है उसके अनुरूप आप उसको क्रय कर सकते हैं, उसके अनुरूप आप उसको ले सकते हैं। और ये चीज यहां पर हम लोगों को वहां पे भी देखने को मिला और इस पे कार्य यहां पर हुआ। बहुत सारी संस्थाओं ने, बैंकों ने, अन्य संस्थाओं ने हमें एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। इसका भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतर उपयोग इसके माध्यम से किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बेहतरीन तरीके से हुआ। प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर एक जनपद में बनाए गए। सीएम हेल्पलाइन का बेहतरीन उपयोग किया गया। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता था या होम आइसोलेशन में था, सीएम हेल्पलाइन से उसके पास फोन जरूर गई होगी, क्योंकि उसकी मैं स्वयं भी समीक्षा करता था कि सीएम हेल्पलाइन के कितने लोगों को फोन किया गया, मेडिकल कॉलेजेस में कितने लोग थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री खन्ना जी स्वयं इसकी चर्चा उसकी समीक्षा करते थे। स्वास्थ्य केंद्रों में कितने हैं, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उसकी स्वयं समीक्षा करते थे। ये सारी चीजें, और फिर अगले दिन मैं स्वयं हर दिन इसकी स्वयं की समीक्षा करता था। इसलिए बहुत है, एक महामारी के खिलाफ प्रदेश के द्वारा चलाए गए इस बृहद अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोविड प्रबंधन में मार्गदर्शन करने के लिए और 2 स्वदेशी वैक्सीन को भारत को उपलब्ध करवाने के लिए। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश हैं, एक वैक्सीन बामुश्किल बना पाए। भारत 2 स्वदेशी वैक्सीन दिया है, और 2 स्वदेशी वैक्सीन ही नहीं दिया, 2 नए और आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग मेरा अनुमान है 15 लाख के आसपास लोगों को ये वैक्सीन लग चुके हैं। फेज वाइज सबको वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है, अनुशासित ढंग से। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी के सामने नहीं। और ये वैक्सीन भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, और भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत कर रहा है। यह है नया भारत। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है, या फिर आप बैठिए आप बैठे ये डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है। आप बैठे कृपया बैठे। जब सभी पार्टियों के नेता बोले मान्यवर, तो इधर आराम से जितना चाहा दूसरे बोला और सबने आराम से सुना मान्यवर। ये डिस्टर्बेंस किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं मान्यवर, ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, आप बैठे। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। साबित हो गया ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं, कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। क्या कहा जाता है, यानी आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने तो कभी नहीं कहा किसी के बारे में। हम तो केरल को सनातन आस्था की केंद्र भूमि मानते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले ही केरल गया था, मैंने उस धरती को नमन किया।
आदि शंकराचार्य, भारत की सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य केरल में ही जन्मे थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन 4 पीठों के माध्यम से दे दिया था। क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं, भारत के अंदर कहते हैं भारत के संगठनों से कि हमें लश्कर-ए-तोयबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं, हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है, और आप जो है इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। यानी हमें आश्चर्य होता है, क्या है, कैसी राजनीति है, कैसी विभाजनकारी राजनीति है। और ये कैसा राजनीतिक संस्कार है महोदय, ये कैसा राजनीतिक संस्कार है कि आप उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब मंदिर भी याद आने लगता है। तब कहेंगे कि वृंदावन को बचाओ। वृंदावन आप क्या बचाएंगे उसको? अरे वो तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वो सनातन भूमि है भाई। तो उसका कंस बाल बांका नहीं कर पाया है, आज क्या कोई कर पाएगा? लेकिन भारत की इस प्रकार की छवि को खराब तो मत करिए। ये देश हमारा है, लेकिन भारत की छवि को इस रूप में प्रस्तुत करना, विदेशी राजदूतों के सामने भारत के संगठनों को कटघरे में खड़ा करना, भारत को अपमानित करना, जब सेना सीमा पर लड़ रही हो और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हो, तब सेना के जवानों को हतोत्साहित करना, यह कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? और यही तो हम इसी पे तो आपत्ति करना चाहते हैं। और महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं, यही मानसिकता है जिस मानसिकता ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा किया है। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, या बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। और उसकी ताकत, उसके बारे में आपके ये भाव, विभाजनकारी मानसिकता, आप कहां जाके इस बात को कह रहे हैं? ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता महोदय हम सबको चिंता में डालती है। और ये मजाक कोविड के दौरान भी हुआ था उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। कोविड के दौरान हमसे कहा गया हम 1000 बसेस देंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अरे कोई तो बोल रहा है भाई, आखिर एक माताजी आई थी लखनऊ की, जहां तक मेरी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही थी, वो रिटायर होकर के अकेले लखनऊ में रहती है, और उन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई मुझे दान दिया कोविड-19 के लिए। मैं अभिनंदन करता हूं उनका, वंदन करता हूं उनका। ऐसी ऑफर मेरे पास पत्र आया कांग्रेस महासचिव का कि जो मजदूर आ रहे हैं, मजदूरों को लाने के लिए हम गाड़ी देना चाहते हैं। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है। लेकिन एक वाहन, मैंने तो इस बात के लिए जांच करने के लिए लगाया कि वाहन
अब कोई कहेगा कि अब आप राजस्थान से, जो दिल्ली से या राजस्थान से आप बस देंगे, तो मैंने कहा वहां नजदीक लगाएंगे, उनको मैं बिहार बॉर्डर पे लगा के क्या करूंगा। तो मैंने इसलिए जांच करवाने के लिए दिया। मैंने कहा ये देखो ये वाहन कहां के हैं, वहां नजदीक के सेंटर में उनकी जांच करा दी जाए, लगा दी जाए। जब जांच किया तो बस जिसमें लिखा था बस, मैंने जांच कराया तो पता लगा वो स्कूटर है। डबल डेकर बस लिखा है, पता लगा कि जब जांच कराए तो पता लगा वो 3 व्हीलर है। और जब फिर इसकी और जांच कराई गई तो पता लगा कि इसमें से तो आधे वाहन ऐसे हैं जो स्क्रैप में जा चुके हैं, कंडेम है। ये मजाक नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, तो क्या है ये मजाक करने की आदत? किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को इस रूप में ये छूट कौन दे रहा है? और क्या राजनीति में महामारी के समय जब कोविड प्रबंधन हो रहा हो तब भी हम गंभीरता नहीं बरत सकते? हर एक चीज में राजनीति करना क्या आवश्यक है? हर एक चीज के लिए राजनीति नहीं होती है। तो किसी के घर में कोई दुखद घटना घटित हो और हम जाके वहां पे जाकर के कोई डीजे बजाने लग जाएंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मारपीट तो होगी वहां पे। भाई अगर वो व्यक्ति स्वाभिमानी परिवार होगा तो पटक के मारेगा। भाई दुखद घटना है और तुम जो है मेरे घर के सामने जो है फिल्मी गाना बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, ये कैसा मजाक है? और यही स्थिति करने का प्रयास हुआ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। यानी कोरोना के दौरान भी, इससे पहले भी, और अब केरल के अंदर जाकर के भी यही हो रहा है। वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं। बैठिए 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 महोदय, बैठिए। मैं आपका जानना कोई भी चाहता हूं, कथन कार्रवाई का भाग नहीं। अगर सचमुच कांग्रेस सरकार हमें बस देना चाहती थी राजस्थान की, तो कोटा में फंसे हुए 12,000 बच्चों के लिए उन्होंने बस क्यों नहीं उपलब्ध कराई? क्यों नहीं उपलब्ध कराई? उस समय असमर्थता क्यों व्यक्त कर दी गई? और ये तो प्रमाणित तथ्य हैं कि जो बस के नंबर दिए गए थे वो स्कूटर के नंबर थे, 3 व्हीलर के नंबर थे। और महोदय, इस प्रकार का भद्दा मजाक आपकी कोई कभी भी नहीं होना चाहिए और ये महामारी के खिलाफ में रोड़े अटकाने जैसा था। और इसलिए मैं सदन के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि इन लोगों की जो प्रवृत्ति थी उसको देश ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है। महोदय, ये तरीका गलत है। कोई एक व्यक्ति सदन को बंधक नहीं रख सकता इस तरह से। ये तरीका ठीक नहीं है। आप बोलने दीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। तरीका ठीक नहीं, जब आपका नंबर हो तो बोलिए। अध्यक्ष जी, सभी दलों के जब नेता बोले तो सभी ने बहुत खामोशी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुना माने। और ये बीच बीच में टोका टोकी एक बार नहीं, आपने कई बार इनको होती थी। अब ये ठीक नहीं है, बर्दाश्त नहीं माने बर्दाश्त। जो चाहा जिसने बोला। अध्यक्ष जी, कोविड के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी गई और सबने मिलकर लड़ी। सामूहिकता का परिणाम भी अच्छा आता है, टीम वर्क का परिणाम अच्छा आता है। और मुझे लगता है बहुत सुखद अनुभूति सभी लोगों को हुई थी। दुनिया से, देश से लाखों और करोड़ों लोगों ने जब हम लोगों को बधाई संदेश दिए थे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर
भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम जब 5 अगस्त को संपन्न हुआ था, हम लोगों ने कोरोना के दौरान ये सब कार्य किए थे। कोरोना का प्रबंधन भी था, लेकिन साथ साथ हम भगवान राम की उस उक्ति को भी चरितार्थ कर रहे थे जिन्होंने संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से कहा, और जिसको हम बार बार कहते थे। उस समय लोग विश्वास नहीं करते थे कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, या प्रसंग जाने ओ। अवधपुरी के उस महत्व के बारे में देश ने और दुनिया ने उसके महत्व को समझ लिया। हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के, और अगर राज्यपाल जी के भाषण में इसका जिक्र हुआ है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो राष्ट्रीय गौरव का विषय है हमारे लिए। अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की पहली नगरी है, सूर्यवंश की राजधानी है। महाराजा मनु दुनिया के पहले शासक थे, वह अयोध्या के ही शासक थे। और एक समृद्ध परंपरा दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएंगे, दुनिया ने राम को अपनाया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, अभी भी कुछ लोग राम नाम से इतना विद्वेष करते हैं। पता नहीं उस कालखंड में, रामायण के उस कालखंड में राक्षस लोग क्या करते थे। आज भी कुछ लोगों को उससे परहेज है। मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस के माननीय विधायक को, श्रीमती अदिति सिंह को। इन्होंने अच्छी राशि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को दी। और भी माननीय सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के लोग थे। आप बैठे आप बैठे आप बैठे आप बैठे आप बैठिए आप बैठिए आप बैठे आप बैठे आप बाधा न डालें, कृपया बैठें। बाधा न डालें, बाधा। आप बैठिए आप बैठिए आप कृपया बैठिए आप बैठिए आप बैठिए आप इस तरह नहीं बोल सकते। आप बैठे आराम से आप बैठिए। धैर्य से बोलिए, धैर्य से बोलिए। बहुत उतावलेपन में बोलने की आवश्यकता नहीं। आराम से बोलिए, आराम से। आप बैठिए। आखिर अयोध्या में मंदिर बनने पे काहे परहेज है भाई? अरे तो आप बीच में कैसे कह रहे हैं? आप बाधा न डालिए। आप बैठिए 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 बैठिए। शांत रहिए शांत रहिए। देखिए, जब यहाँ पर सभी दलों के नेताओं ने अपना विषय रखा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, वर्मा जी ने, सभी दलों के नेता, तब भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने या अन्य दल के किसी विधायक ने टोका टोकी नहीं की। आप पूरी बात को सुन लीजिए। आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं बोलेंगे आप सीख लेंगे। अब जब नेता सदन बोल रहे हैं तो उसमें बार बार बीच में खड़े होकर व्यवधान डालना, इसका क्या मतलब है? अपनी पारी पर अपनी बात कहनी चाहिए, इतनी सी बात है कुल। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है
नेता सदन के भाषण में किसी को टोका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो आपने बात कही कि नेता विपक्षी दल लोग बोल रहे थे जो से टोका, ये भारत की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक प्रणाली की एक बहुत बड़ी विजय भी है। आस्था के साथ साथ अच्छा दाम मिलेगा, वहां पे अपनी उपज को जाके बेच सकता है। खुली प्रतिस्पर्धा खड़ी करने के लिए किसानों के हित में लाया गया एक कानून है। मंडी शुल्क हमें कम करना पड़ा, जो 2% था उसे हमें 1% किए। मंडी एक भी समाप्त नहीं हुई। जून 2020 से कानून लागू, एक भी मंडी आज तक बंद नहीं हुई। हमारी मंडियां चल रही हैं, हम अपनी सुविधाएं उसी प्रकार से दे रहे हैं। किसान को इतनी स्वतंत्रता मिल गई कि एक वो अपनी उपज को अपने खेत में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है, खलिहान में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है, नजदीक के मार्केट में बेचना चाहता है वहां बेच सकता है। उसको लगता है कि नहीं, उसकी उपज को दिल्ली में ज्यादा दाम मिलेगा या मुंबई में ज्यादा दाम मिलेगा। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब खड़ी होगी तो दाम मिलेगा। और यही बात कही थी आपने एमएसपी और एमआरपी। एक उद्योग में जब कोई सामान बनता है तो उसका एमआरपी तय हो जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसका क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। और किसान को यही सहूलियत दी गई है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम आपको यह देना है, इससे कम पे नहीं। अब उससे ज्यादा जितना भी मुनाफा कमा सकता है किसान, ये उस पर निर्भर करता है। और इस मुनाफे को कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा मार्केट में होनी आवश्यक है, सरकारी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। सरकार अच्छा दाम देगी, सरकार खरीदेगी, क्योंकि ये तो तय है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पीडीएस की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है सरकार का दायित्व। हम लोग प्रदेश के अंदर 14 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। पीडीएस के माध्यम से कम दाम पे करा रहे हैं, अंत्योदय वालों को फ्री में करा रहे हैं। हम लोगों ने उस प्रकार की व्यवस्था की। देश के अंदर खाद्य सुरक्षा कानून के बाद तो ये आवश्यक है। अंत्योदय कार्ड धारकों को आप राशन देंगे, पर यूनिट आपको 35 किलो खाद्यान्न उनको देना ही देना है। पात्र गृहस्थी में हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही कराना है, तो सरकार को इसके लिए खरीदना पड़ेगा। ये सरकार का हो गया। कोऑपरेटिव भी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करती है। और निजी क्षेत्र, जब एक खुली प्रतिस्पर्धा होगी, एक खुली प्रतिस्पर्धा किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगी, उसको नए मुनाफे की ओर आगे बढ़ाएगी उसके जीवन को, और उसको आगे बढ़, जहां उसको जिस फसल में मुनाफा मिलेगा किसानों फसल बोएगा। जो मैंने यहां पे कहा, आपने पिछले दिनों सुना भी नहीं मेरे वक्तव्य को, झांसी की एक बालिका ने किया। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक दिन मेरे पास एक किसान को लेके आए थे यहां के सुल्तानपुर के, यानी झांसी में उस बालिका ने 1.5 एकड़ खेती में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया और 1.5 एकड़ खेती में उसने मुनाफा कमाया 36 लाख का, एक सीजन में 36 लाख का। हम कितनी भी मेहनत करेंगे, एक साल में धान और गेहूं से 1.5 एकड़ खेती में आप 25-50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। आप तो किसान हैं, आप समझ सकते, नहीं कमा सकते। लेकिन स्ट्रॉबेरी में झांसी की एक बालिका 42 लाख का स्ट्रॉबेरी उत्पादन करती है, 6 लाख उसका लागत आती है और 36 लाख का उसका नेट प्रॉफिट होता है।
इस पे कोई टैक्स भी नहीं है। ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन सुल्तानपुर में एक किसान ने किया। मुनाफा जो कमाने वाले लोग हैं, जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वे लोग उस फील्ड में अच्छा कार्य भी करते हैं। तो उसके लिए मार्केट की तलाश, मार्केट उपलब्ध कराना और मार्केट में फिर उसको पहुंचाने की व्यवस्था करना, सरकार उसमें काम कर रही है, सरकार उसके लिए सहयोग करेगी। एक चेन उसके लिए तैयार होनी चाहिए और यह व्यवस्था इसके तहत की गई। लेकिन इसके बारे में भी किस किस प्रकार के वक्तव्य यहां पर दिए गए और मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी कहा जा रहा है कि इतने किसान ये हो गए, इतने लोग हो गए। आज सुबह के उसमें मैं देख रहा था कि एक मानस सदस्य बोल रहे थे कि जो है इतने बुंदेलखंड में तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हमारे समय में कोई आत्महत्या नहीं हो रही है, कोई आत्महत्या नहीं हो रही है। बुंदेलखंड तो धरती का स्वर्ग बन रहा है। एक्सप्रेस वे वहां बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड की तोप जब पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेगी ना, दुश्मन के छक्के छूटते हुए दिखाई देंगे। ये है चाइना के बॉर्डर पर भी गुजरेगी, चिंता मत करो, चाइना की इतनी चिंता मत करो, गरज रहे हैं उसमें भी। इतने हितैषी मत बनो भाई। मैं इसीलिए कह रहा था नेता प्रतिपक्ष को कि अपने लोगों को समझा पाते, कम से कम लोहिया जी के विचारों को कुछ तो आत्मसात करो। चाइना के बारे में तो लोहिया जी बहुत पहले आगाह कर चुके हैं। और बुंदेलखंड में हर घर नल योजना 7 जिलों में प्रारंभ हो चुकी है। इसी सरकार ने और इसी सदन ने पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए का कहा कि नहीं, जैसे होगा बुंदेलखंड की प्यास को बुझाएंगे। मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्य क्षेत्र के लिए भी हमने उसको लागू कर दिया। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिनके कारण आज दोनों क्षेत्रों में पेयजल की स्कीम, और बहुत शीघ्र मैं तो आप सभी को कहूंगा, पेयजल की स्कीम हर एक क्षेत्र में हम लोग ला रहे हैं। हर एक गांव में जहां पेयजल की कोई स्कीम नहीं है, विशुद्ध पेयजल की स्कीम वहां पे जारी। 30,000 गांवों का हम एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर बना रहे हैं और हमारा प्रयास होगा कि अगले 2 महीनों के दौरान एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको भी लागू कराएं। पूर्वांचल भी जेईएस हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो जनपद है आर्सेनिक से प्रभावित है। उन्होंने कभी नहीं कहा, उनको चिंता ही नहीं इस चीज की, बोल सके लेकिन नहीं। और आर्सेनिक की कभी उन्होंने चिंता ही नहीं की। नहीं, मैं तो आप देखे जब आप बोलते हैं मैं यहां बैठता हूं, मैं पूरा सुनता हूं आपकी बात को। देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप गांव का साफा लगा करके आएंगे तो तब आप जमेंगे यहां पे नेता। और आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारा पानी की समस्या जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन का हमारा क्षेत्र है, अलीगढ़, आसपास एटा, कासगंज, हाथरस आदि के क्षेत्र का जो क्षेत्र खारा पानी है या जहां कम पानी है, एक साथ हम योजना बना रहे हैं और सरकार ने इस बारे में तय किया है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंदर देश को पहली बार हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक नया विजन दिया। 2022 तक हर गरीब को छत। 40 लाख आवास इस समय बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 40 लाख आवास उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले मात्र 3-3.5 वर्षों के दौरान बन रहे हैं। 1 करोड़ 38 लाख लोगों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1,20,000-21,000 गांवों में विद्युतीकरण के कार्य संपन्न हुए हैं। ये राजस्व गांव थे जहां कभी बिजली नहीं आई थी।
वहां पर बिजली दी गई, बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मैं कहूंगा इस बारे में कि जहां जो गांव छूटे हैं, आपके लिए एक अवसर है, उन गांवों के प्रस्ताव दीजिए, हर गांव में हम विद्युत पहुंचाने का काम करेंगे। हर गांव को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए हम जोड़ेंगे। हमने तय किया, बजट में भी प्रावधान किया गया, बजट में चर्चा होगी, इसको करेंगे। जल जीवन मिशन, और इस जल जीवन के कारण तो, और स्वच्छ भारत मिशन के कारण तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जनपद जो सर्वाधिक प्रभावित था, कभी उसकी चर्चा यहां पर उस पार्टी से जुड़े हुए सदस्य, मान्य सदस्य ने कभी की ही नहीं, कभी नहीं की चर्चा। आप देखें, मैं बोल रहा हूं ना, उन्होंने मेरे साबित कर दिया कि नहीं किया उन्होंने। महोदय, कुशीनगर जनपद सर्वाधिक प्रभावित था जापानी इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, ये 7 जिले सर्वाधिक प्रभावित थे, और फिर आंशिक रूप से प्रभावित 38 जिले थे। इंसेफ्लाइटिस स्वच्छ भारत मिशन, हर घर में शौचालय बनाने का कार्य, हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दस्तक अभियान प्रारंभ हुआ, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चले, अंतर विभागीय कमेटी बनाई गई, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बनाया गया, ग्राम्य विकास, नगर विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण, ये सभी विभागों को जोड़ा गया, और फिर एक साथ अभियान चलाया गया। आज परिणाम क्या है? बीमारी पे 75% नियंत्रण, मौत पे 95% नियंत्रण। ये मॉडल है स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रतिबद्धता के साथ वहां पे करने का परिणाम। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते समय उत्तर प्रदेश के इस कार्य के लिए सराहना भी की। ये हमारे लिए उपलब्धि, मार्गदर्शन उनका है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। इंप्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहा है। यह है कार्य। मुसहर जाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराना। क्या कर रहे थे लोग पहले? मुसहर वोट बनेंगे इनके। कांग्रेस के नेता के क्षेत्र में सर्वाधिक मुसहर जाति के लोग रहते हैं। इन्होंने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। इस सदन में पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं, कभी नहीं उठाया। और महोदय, मैं एक सांसद था, एक सांसद के रूप में भूखमरी से इनके क्षेत्र में मौत होती थी, और लड़ाई लड़ने के लिए मैं जाता था वहां पर कुशीनगर में। वहां राशन कार्ड वहां के गरीबों को सांसद रहते हुए भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने उपलब्ध करवाए, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए, और आवास भी उपलब्ध कराए हैं। आवास उपलब्ध कराए हैं। आवास के साथ साथ पेंशन की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, जॉब कार्ड, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के बाद आच्छादन के बाद मुसहर, थारू पहले चरण में हम लोग, और बनटांगिया, इनको हमने पहले चरण में लिया, और दूसरे चरण में हम लोग ले रहे हैं। अब कोल है, एक आपके झांसी के आसपास कुछ जातियां हैं, इन लोगों को हमने लिया है, कुष्ठ रोगियों को लिया है, इनको हम अब दूसरे चरण में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित होंगे उसमें लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना इसके लिए चलाएंगे। ये भी हमने व्यवस्था, विकल्प भी दिया है। हर एक फील्ड में काम, ये व्यापक परिवर्तन का आधार, ये योजनाएं बने इसीलिए क्योंकि शासन की प्राथमिकता, हम आदमी में भेद नहीं कर सकते। हमने तो योजना का नाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ही दिया है, ये व्यक्ति की नहीं हो सकती। हमने ये नहीं कहा कि ये समाजवादी मकान होगा, हमने नहीं कहा। ये योजना प्रदेश के नाम से जुड़नी चाहिए।
वह कोई व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होती है, और उस संस्था को आगे बढ़ाना, उसके नाम पर उसको आगे बढ़ाना, और इसलिए उस योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाना इस सरकार की प्राथमिकता रही, और सरकार उसी आधार पर उन लोगों तक इस कार्य को कर रही है। हर एक व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आज व्यक्ति उन चीजों को महसूस भी करता है, और जो योजनाएं दी जा रही हैं उसी योजनाओं के क्रम में किसानों की चर्चा हो रही है। आखिर इसमें किसान भी है। पटाईदार को कभी हक नहीं मिला, वो काम तो करता था लेकिन उसको कोई हक नहीं मिला। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का लाभ किसान के परिवार को और किसान के साथ बटाईदार को उसको भी देने का कार्य सरकार दे रही है। बटाईदार को सरकार देने जा रही है। ये किसान के हित के लिए ये योजनाएं हैं, और किसान से सर्वाधिक परेशान होते थे नेता प्रतिपक्ष जी, जो लोग दूध तो पीते थे लेकिन गायों को छोड़ देते थे, और किसान की खेती सर्वाधिक नुकसान होते थे, गाली मैं खाता था। हम लोगों ने इसमें 3 स्कीम चलाई है, ये भी किसान के लिए ही है, किसान के हित में है। अन्नदाता किसान के लिए सब काम किए जा रहे हैं। 3 प्रकार की स्कीम है। एक, निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार ने इसमें बनाए हैं, और इसको हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर इसको चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास अब तक प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 5.5 लाख गोवंश निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में, सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थलों में है। दूसरा है सहभागिता योजना। इसमें कोई भी किसान अपने घर में एयरटेक किए हुए जो गोवंश है, जो निराश्रित श्रेणी का है, अगर उसको अपने पास रखता है, एक गोवंश पे 900 रुपए हर माह सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। और एक किसान को हमने 4 गोवंश तक रखने की अनुमति दी है। यानी अगर एक किसान 4 गोवंश कराए तो हर महीने उसे 3600 रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। ये योजना भी प्रदेश के अंदर चल रही है। और तीसरा है कुपोषित बच्चों के लिए, जो निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारे हैं उनमें से कोई गाय जो दूध देने वाली है, कुपोषित माता को या कुपोषित बच्चे के लिए अगर उसके पास जगह है तो उसको हम एक गाय उपलब्ध करा रहे हैं, और साथ साथ 900 रुपए हर महीने के उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कुपोषण की समस्या का समाधान भी हो सके और गोवंश को भी बचाया जा सके। इन तीनों को तो पहले से सरकार चला रही है, और बजट में भी हमने इस बार प्रावधान किया है। बहुत बड़ी घोषणा करती है, अस्थायी समाधान करेंगे। वाराणसी में गोकुल ग्राम बन रहा है। गाय के गोवंश के संरक्षण के साथ ही, ऐसे उसकी नस्ल सुधार के साथ ही, गोवंश यानी गाय के गोबर से जो गोबर गैस प्लांट बनेगा तो उसमें मीथेन को और सीएनजी को अलग अलग करते हुए उसको रिफिलिंग करके फिर से लोग अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का कार्य वहां पे चल रहा है, और वो सफलतापूर्वक एक मॉडल लागू होने के बाद फिर हम लोग जो योजना इस बार के बजट में की उसके साथ जोड़ेंगे। बजट में चर्चा होगी तो उस समय हम इसके बारे में व्यापक रूप से कहेंगे। और ये सभी किसानों के हित के लिए की गई योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके और किसानों की जीवन की खुशहाली प्रदेश की खुशहाली का आधार बन सके। ये सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि किसान के मुद्दे को लेकर के हम लोग किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक कोई विवाद खड़ा करें। तमाम प्रकार की बात कही, इतने किसान मर गए, इतने किसानों का ये हो गया। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून को हाथ पे नहीं लेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, भारत के प्रतीकों का अपमान नहीं करेंगे। हम संवाद से समाधान का रास्ता निकालेंगे, और अन्नदाता किसानों को जब कहेंगे तब बातचीत से समस्या का समाधान का रास्ता है। हर प्रकार की सुविधा सरकार देने को तैयार है, हर प्रकार की सुविधा देने को तैयार है।
आज बीज की किल्लत नहीं, आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक विश्वविद्यालय में बनाए जा रहे हैं। 9 के 9 जो हमारे पास क्लाइमेटिक जोन है, इनमें भी हम लोग एग्री क्लाइमेटिक जोन में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसान खेती के विविधीकरण की तरफ जा सके और अधिक से अधिक मुनाफा किसान कमा सके। लेकिन इस प्रयास के साथ हम सबको भी सहभागी बनना पड़ेगा। इसको राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा उसकी समृद्धि के लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम किसान को गुमराह करने का कार्य करें, मुझे लगता है पाप है, यह अपराध है। हम अन्नदाता किसान को अनावश्यक रूप से गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये तो किसानों के हित में नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के साथ ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत जो प्रावधान हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का केवल और केवल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित किया। ये जगह जगह हर विकास खंड में सैलोज बनाए जा सके, गोदाम बनाए जा सके, कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सके, इसके लिए फंड है। इसका उपयोग होना चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव जाना चाहिए। लेकिन कोविड के दौरान जो कार्य हुआ, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत के लोकल उत्पाद को और किसानों की उत्पाद को जो मान्यता मिली, उस सब को देखते हुए भी किसान को गुमराह करके कैसे किसान के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं जो आपस में विभाजनकारी रेखा को खींचती हो, और ये अच्छी बात नहीं है। हमें किसानों की आमदनी को दुगने से अधिक करने की दिशा में सामूहिक प्रयास करने होंगे। हम और आप सभी किसानों के बीच से आए हैं। किसानों के हितों के बारे में हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और यह कार्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और मैं इसी बारे में कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष जी, हम लोग तो इसके बारे में पूरी ईमानदारी के साथ सरकार कार्य कर रही है, और जिस भी प्रकार के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से वर्षों से पड़ी हुई जो पेंडिंग योजनाएं हैं, इसलिए सरकारों को फुर्सत नहीं थी या उनके पास पैसा नहीं था या कैसा, सरकार तो वही है, कोई अलग तो है नहीं, रिसोर्सेज भी वही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने कहीं दूसरे लोग से कुछ अतिरिक्त स्रोत तय कर दिए हो तब पैसा आ रहा हो। राज्य तो वही है, सब प्रशासनिक तंत्र वही है, सब कुछ मशीनरी वही है, लेकिन पहले कार्य नहीं हो पाते थे। वर्षों से लंबित योजनाएं, वर्षों से लंबित योजनाएं। हम लोग इस वर्ष के अंत तक पिछले 4 वर्षों के दौरान जो कार्य किए, 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये किसानों की आमदनी को ही बढ़ोतरी का एक माध्यम है। यही नहीं, ये तो उनकी बढ़ोतरी, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होनी है, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे तो ये और अच्छी स्थिति में जाएगा, खेती के विविधीकरण की तरफ जाएगा, वो और अच्छी स्थिति में जाएगा, आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। तो ये किसानों के हित में किए गए कार्यक्रम, और इस दौरान इस फील्ड में तो कार्य हुए ही, अन्य क्षेत्रों में भी काम तेजी के साथ हुए। निवेश, उत्तर प्रदेश के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में भी नेता प्रतिपक्ष कुछ बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और उनके द्वारा कुछ बातें कही जा रही थी। खासतौर पर कहा कि कानून व्यवस्था में पता नहीं कहां से डाटा दे रहे थे। एनसीआरबी की चर्चा की थी, मैं एनसीआरबी की ही डाटा को यहां पे उनके सामने प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा क्या है पहले आज की तुलना में। और उसमें अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्षों के दौरान, 3.5 वर्षों के दौरान 59 नए थाने बनाए हैं, 29 नई चौकियां बनाई हैं, 4 नए महिला थाना बनाए हैं, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने बनाए हैं, विजिलेंस के 10 थाने बनाए हैं,
साइबर क्राइम के 16 थाने बनाए हैं और अग्निशमन के केंद्र 59 नए बनाए गए हैं। ये प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुई हैं। भर्ती पारदर्शी तरीके से किए गए। 1,37,640 पुलिस की भर्तियां प्रदेश के अंदर कुशलतापूर्वक संपन्न हुई। कोई इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकता, कोई शिकायत नहीं कर सकता है। और हां, कोई भी इसमें न जाति है, न पाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है। यूपी का जवान है, उसकी ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के अंदर हमें करना है और लग रहा है। ये सभी चल रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। 218 पास्को न्यायालयों का गठन किया है। प्रदेश में बहुत सारे नए कार्य भी हुए हैं, जिसमें एक यहां पे अगर आप देखेंगे गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 12,032 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 37,511 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है या ध्वस्तीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ। जिन माफिया और अपराधियों को पहले सत्ता अपने बगल में बिठा करके गौरव की अनुभूति करती थी और प्रदेश के माहौल को डरावना बनाती थी, मुझे लगता है वही चित्र उन बच्चों, 2.5 साल के बच्चे के मन में होगा जो टोपी पहन करके कहता है, अरे साहब मम्मी गुंडा, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह भयावह दृश्य रहा होगा। आज कभी है सबके सामने, हर व्यक्ति देख रहा है आज क्या स्थिति है। आज तो कोई संगठित अपराधी माफिया इस तरीके से नहीं कर सकता है कि कहीं जाकर के किसी सार्वजनिक संपत्ति जबरदस्ती कब्जा कर लेगा। जबरदस्ती नहीं कर पाएगा और इसकी छूट भी नहीं दी जा सकती है। ये कार्यक्रम इसी रूप में हो रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इन दलों से कि उन माफियाओं के साथ रिश्ते क्या हैं, इन लोगों के क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा अपने नेतृत्व से पूछ लिया करिए कि भाई क्या रिश्तेदारी निभानी है। जनता पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूछना चाहती है लोगों से, इन अपराधियों के प्रति, इन माफियाओं के प्रति किस प्रकार की दरियादिली। अरे दरियादिली दिखाने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दिखाओ ने। 24 करोड़ की जनता है, जो जनता सम्मान दी है, बार बार एक परिवार को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में योगदान देती रही है, लेकिन उनके प्रति क्या भाव है हर व्यक्ति देख सकता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लगा हुआ था। क्या स्थिति है? सरियाम एक माफिया और एक और अपराधी को संरक्षण देने का काम हो रहा है। ये क्या तरीका है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर लें कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है और कैसे, यानी कोई क्या कर रहा है? हां, हाथरस में भी आ रहे हैं हम लोग, हाथरस में भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। कहां से साजिशें हुई थी। अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। एफआईआर लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है।
अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आस्था के साथ खिलवाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। किसी अपराधी और किसी माफिया का संरक्षण देना उसके हर कुकृत्यों में शामिल होने जैसा है। और उत्तर प्रदेश की जनता यही पूछना चाहती है कांग्रेस पार्टी से, यही जवाब पूछना चाहती है कि इसका मतलब इसके हमारे एक विधायक की हत्या हुई थी, 7-7 लोग एक साथ मारे गए, और उस सबके बावजूद भी, इसके बाद भी ये लोग नैतिकता का लवादा ओढ़ करके देश के सामने आते हैं, इस प्रकार की स्थितियां पैदा करने का प्रयास करते हैं और न्यायालय के कार्य में हर प्रकार से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, ये चीजें कहां ले जाएगी व्यवस्था को, राजनीतिक दलों को कहां खड़ा कर रही है? और ये इन सब को लेकर के, और इसीलिए जो कार्रवाई हो रही है इसीलिए इसी आधार पर हो रही है। महोदय, अगर 2017 और 2020 के बीच में मैं तुलनात्मक रूप से बताऊं तो शस्त्र अधिनियम में 27.55% अधिक कार्रवाई हुई है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 52.94%, गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 31.09%, रासुका के तहत 19.57% ये कार्रवाई हुई है। और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2019-20 के अंदर डकैती, लूट, हत्या, बलवा, बलात्कार के मामलों को अगर आपको देखना है, नोट करें, डकैती में 65.72% की कमी आई है, लूट में 66.15% की कमी आई है, हत्या में 19.80% की कमी आई है, बलवा में 40.20% की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में 45.43% की कमी आई है। ये है डाटा, ये उत्तर प्रदेश के डाटा हैं और इनको लेकर के ये हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो कार्य किए हैं उसमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश ने किया है। हमें वीवीआईपीज की सुरक्षा के लिए, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए, मेट्रो, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए, एयरपोर्ट और मेट्रो में बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए अन्य एजेंसियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम एसएसएफ के माध्यम से इसकी सुरक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश उस प्रकार का प्रशिक्षण, उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, बढ़ा चुकी है। गणतंत्र दिवस की परेड में भी आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे उन जवानों ने अपना प्रदर्शन किया था, उनका यहां पे मार्च पास्ट हुआ था। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश में हम लोगों ने एसडीआरएफ का गठन, 3 कंपनियों का गठन हमारी सरकार में आने के बाद किया। अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अंदर यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की कार्रवाई लखनऊ में चल रही है और हम एक यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, लेकिन यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना उत्तर प्रदेश अपने रिसोर्सेज से करेगा। इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मिशन शक्ति का एक अभियान भी प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया। बालिकाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा पूरे सदन से भी, मान्य सदस्यों से भी, सभी से, इस संवेदनशील प्रकरण में हम लोगों को सबको भी जागरूक होना पड़ेगा और जो अनावश्यक नेगेटिव वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास होता है हम उसको देखें। अभी हाल ही में उन्नाव के अंदर जो घटना घटित हुई थी, पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है, कौन लोग उसमें थे, लेकिन इसमें कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने उसको क्या रूप देने का प्रयास किया था। क्या ये शोभा देती है? क्या हम ऐसे गलत मोड़ देके क्या किसी पीड़ित को न्याय दे पाएंगे? जब हम किसी घटना को गलत मोड़ देते हैं और हर एक मामले में राजनीति करने प्रारंभ कर देते हैं तो वह सबसे सुरक्षित माहौल होता है किसी अपराधी को बचने के लिए। और ये अपराधियों को बचने का और बचाने का एक
शरारतपूर्ण प्रयास। हाथरस के मामले में हो या उन्नाव के मामले में, अगर आप ट्वीट देखेंगे, हमने इसकी सोशल मीडिया के पूरे उसको देखा है, महोदय 85% ट्वीट उत्तर प्रदेश के बाहर के थे और दुनिया के उन तमाम देशों से थे जो भारत के हितैषी नहीं है। कौन लोग हैं ये? पाकिस्तान उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर ट्वीट करे, बांग्लादेश के अंदर से ट्वीट आए, उन देशों से ट्वीट किए जाएं, वे लोग तय करेंगे उतने वहां से बैठ करके, और वहां से संचालित होगी व्यवस्था उसके अनुरूप। फिर यहां पे नेता और राजनीतिक दलों के लोग फिर उसके अनुसार अपना मानस तय करेंगे। सच्चाई को सही रूप में प्रस्तुत करने क्यों नहीं हम कर पाते? क्यों हम अपनी बहन बेटियों के चित्र को बहुत नेगेटिव तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं? हर एक मामले में क्या राजनीति होती है? राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या बहन बेटियों को दांव पे लगा के राजनीति होगी? बहुत शर्मनाक है। और इस प्रकार के मामलों को राजनीतिक उससे अलग हट करके करना पड़ेगा। एक राजनीतिक दल है और दिल्ली में बैठ करके उसकी नेत्री जो है ट्वीट करती है हर एक मुद्दे को लेकर के, और उनको पता ही नहीं। एक बार उन्होंने लखीमपुर के एक किसान के बारे में ही कर दिया। किसान ने कहा, साहब मैं तो संतुष्ट हूं योगी सरकार और मोदी सरकार से, मेरा गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका, मेरा नाम क्यों इसमें डाल रहे हैं जबरदस्ती? पता ही नहीं। और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बहन जी जाके देखो गन्ना कहां होता, तो आम का पेड़ बताने लग जाए कि किसी आम के पेड़ में गन्ना पैदा होता है। ये लोग गन्ना किसानों की बात करते हैं, बाद में पेट साफ भी करते हैं, फिर माफी भी मांगते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है कार्य हुआ है और सरकार उसको पूरे मजबूती के साथ कार्य करने के साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए भी आवासीय सुविधा व्यापक पैमाने पर करने के प्रयास किया जा रहा है और सरकार इन सभी कार्यों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महोदय, बहुत सारी चीजें थी जिस पर अभी आगे चर्चा होगी, बजट में भी हम लोग बोलेंगे और अन्य चीजों पे भी चर्चा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस दौरान आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे, गंगा एक्सप्रेसवे पे लगातार कार्य चल रहे हैं। लगातार एयर कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है। बरेली के हमारे माननीय सदस्य आए थे कि दिल्ली के लिए वायु सेवा कब होगी? 8 मार्च से दिल्ली और बरेली के बीच में वायु सेवा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सारी जगह जोड़े जा रहे हैं, बहुत कार्य इसमें चल रहा है युद्ध स्तर पर। कुशीनगर के बारे में आपने देखा होगा कल ही कि वहां पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों प्रकार की फ्लाइट के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। बहुत शीघ्र हम इस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आजमगढ़ भी है, श्रावस्ती भी है, अलीगढ़ भी है, मुरादाबाद भी है, चित्रकूट भी है, सोनभद्र भी है, सहारनपुर भी है। कहा आप गिनते जाइए, जितना गिन लेंगे उतना आप मान के चले कि सब जगह होगा। हम लोग तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में भी और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में भी दे रहे हैं एयर स्ट्रिप। अगर इमरजेंसी में कभी लैंड करने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये एक्सप्रेस वे तैयार रहेगा हर प्रकार की परिस्थिति के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और इन क्षेत्रों की समृद्धि के साथ साथ प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए भी। ये सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। ये सभी चीजें बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। और इस दौरान निवेश, लोग कोविड से परेशान थे, प्रदेश परेशान था, हर व्यक्ति लगा हुआ था। हम नमन करते हैं अपने कोरोना योद्धाओं को, स्वास्थ्य कर्मियों को। बहुत बड़ा कार्य उन लोगों ने किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोग असमय गए, हमारे 2 मंत्री गए। विधान परिषद के एक माननीय सदस्य की भी दुखद मौत हुई। हम लोगों ने खोया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मौत दुखद होती है, लेकिन उस दौरान भी हमारी टीम काम कर रही थी औद्योगिक विकास के लिए, एमएसएमई सेक्टर में काम करने के लिए। कोई सोच ही नहीं सकता था। पहले चीन हर प्रकार का निवेश हड़पता था और आज उत्तर प्रदेश चीन से 3 निवेश लेके आया, वापस भारत में लेके आया, भारत में उत्तर प्रदेश में लेके आया। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहा है। काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। डाटा सेंटर
उत्तर प्रदेश के अंदर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 6,000 करोड़ रुपए का निवेश उसमें होने जा रहा है। डिस्प्ले यूनिट में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। आइकिया ने अभी एक नया निवेश प्रारंभ किया है। 850 करोड़ रुपए में तो उन्होंने नोएडा में लैंड ही ली है। लगभग 56 करोड़ रुपए का केवल उन्होंने स्टैंप का शुल्क दिया है और 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं प्रदेश में। यानी निवेश हर एक स्तर पर, चाहे वह आगरा में हो, चाहे हरदोई में हो, ये सभी काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर में ये सभी कार्य चल रहे थे। कोविड के दौरान ही कानपुर का मेट्रो का काम तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आगरा मेट्रो का भी शुभारंभ कर दिया युद्ध स्तर पर। ये सभी कार्य चल रहे हैं। हर एक स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, हर एक क्षेत्र में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा के विषय को टच नहीं किया, क्योंकि शिक्षा से समाजवादी पार्टी की दूरी है। वैसे नहीं, वो शिक्षा मंत्री थे, मैं सोचता था शिक्षा के बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने दूरी बना के रखी। उन्होंने पक्के समाजवादी पार्टी के नेता का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा शिक्षा से हमारा कोई संबंध नहीं, इसलिए हम बोलते नहीं करते। बोले भी नहीं ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेजेस ज्यादातर बंद रहे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल अभी तक 1 से 5वीं तक खुल नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया उनको बैग मिले, बुक्स मिले, स्वेटर मिले, कुछ इंटरेक्शन उनके साथ होता रहे। बचाना पहली प्राथमिकता थी। बाकी 6 से लेकर के ऊपर की सभी क्लासेस, हमारी 6ठी से लेकर के ऊपर की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत काफी अच्छा काम हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। पंचायत चुनाव के बाद बोर्ड की परीक्षाओं को भी कराने की पूरी तैयारी माध्यमिक शिक्षा परिषद कर रही है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद तो कोविड के पहले ही, लॉकडाउन के पहले अपनी सारी परीक्षाओं को संपन्न भी कर चुका था। उच्च शिक्षा ने भी काफी हद तक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहुत परिवर्तन हुए हैं इन सभी क्षेत्रों में, टेक्निकल एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में व्यापक परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ। आज ये चीजें प्रदेश के अंदर दिखती हैं तो हर व्यक्ति आकर्षित होता है। प्रदेश के अंदर आता है, उसको लगता है हाँ उत्तर प्रदेश अब सबसे अच्छा गंतव्य है। अन्यथा चीन से अगर प्रदेश में यही अपराध होता, प्रदेश के अंदर यही लोग आकर के प्रदेश के अंदर ऐसे अपहरण करते, गोलीबारी करते, कौन यहां आता? कोई नहीं आता। लेकिन आज सुरक्षा का एक वातावरण है, कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति, हर पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। दंगा होता है तो एक ही पक्ष का थोड़े मरता है। अगर उस पक्ष का मरेगा तो इस पक्ष का भी मरेगा। उधर की संपत्ति नष्ट होगी तो इधर की संपत्ति भी नष्ट होगी। लेकिन पिछले सरकार 4 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करने जा रही है अगले महीने। 1 महीने का समय नहीं बचा है, लेकिन 4 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। तो वही प्रदेश था हर चौथे दिन एक दंगा होता था। महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता था, अव्यवस्था होती थी, लूटपाट होती थी, कैंपों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था लोगों को। आज तो नहीं हुआ है। आज तो उपद्रवियों की संपत्ति जब्त जरूर की जाती है, वसूली जरूर होती है। कानून का भय तो होना ही चाहिए। हम कानून पे विश्वास करने वाले हैं तो कानून का भय होना चाहिए हर एक व्यक्ति, और कानून का सम्मान करने का भाव भी होना चाहिए। हमारी न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है। पास्को एक्ट के अंतर्गत कितनी मजबूती के साथ काम प्रारंभ हुए हैं। उन दुराचारियों को सजा देने के काम हो रहे हैं। हर एक स्तर पर व्यापक उस पर काम प्रारंभ हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है, व्यापक संभावनाएं हैं। और अयोध्या, काशी, प्रयागराज, वृंदावन जिस रूप में प्रस्तुत हो रहा है, मां विंध्यवासिनी धाम,
शाकुंभरी धाम, नेमिष तीर्थ, सुख तीर्थ, ये सभी के अलावा हमारे यहां तो इको टूरिज्म का भी व्यापक वो है। थोड़ा भी प्रयास क्या होता इसमें, करतनिया और चूका के पास जाकर के देखिए ना, दुनिया का अपार प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। आप सोनभद्र जाकर के देखें कभी ना, दुनिया को आकर्षित करने की क्षमता सोनभद्र रखता है। उसको टूरिज्म के रूप में विकसित करके वहां के रोजगार को आगे बढ़ाने का प्रयास तो होता है। बुंदेलखंड में जाइए ना, जैसे लगता है कि प्रकृति की सारी सौंदर्य यहीं पर उतार करके ईश्वर ने प्रस्तुत कर दी है, कभी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं होता। इनके समय में डकैतों को प्रश्रय दिया जाता था, चुनाव लड़ाया जाता था, उन्हें विधायिका तक पहुंचाया जाता था। और जब मैं चित्रकूट गया तो चित्रकूट के मैंने वहां पे लोगों से कहा भी चित्रकूट के लिए कुछ करो। कहा साहब करेंगे कहां, पहले डकैतों से मुक्ति तो हो। और आज डकैत मुक्त हो चुका है चित्रकूट। पूरा बुंदेलखंड में कहीं कोई समस्या नहीं। हर व्यक्ति, बुंदेलखंड का व्यक्ति तो वैसे बहुत भोला भाला है, बहादुर आदमी।